यस क्लास 12, जैसा कि हम सब जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का 8 लेसन है और ये आपका पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 और ये इसमें सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को जब एक्सेलरेट करेंगे तो उससे जो वेव बनती है ट्रांसफर नेचर की, वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा यहाँ पे है कि इन वेव्स को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्पेस में ट्रेवल कर सकती है जहाँ पे आपकी कोई भी मीडियम नहीं है। स्पीड इनकी जो होती है, थर्ड पॉइंट है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्पीड ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है, क्योंकि मीडियम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब इसका देखिए चौथा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। ऑप्टिकल इफेक्ट का मतलब होता है पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इन सब फिनोमिना के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो स्पेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो उसमें पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के प्रोसेस को भी इफेक्ट होना पड़ेगा और वो ये प्रोसेस कहलाता है लाइट वेक्टर। सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट वेक्टर, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट इज कॉल्ड लाइट वेक्टर, इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। इस तरीके से आपका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हम कैसे शो करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर नेचर की होती हैं। अगर कोई हमसे कहता है लॉन्गिट्यूडनल है तो हम कहेंगे नहीं ये ट्रांसफर है। तो अगर उसका ट्रांसफर नेचर प्रूफ करना होगा तो उसके लिए देखिए डायग्राम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक पैरेललोपाइड बना हुआ आपके सामने, इसका ये फेस पहला वाला जो है राइट हैंड साइड में वो पहला फेस है और लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा फेस है। ये फ्रंट इस पैरेललोपाइड के परपेंडिकुलर लिए बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है और रेक्टेंगुलर शेप का है। पॉजिटिव एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डैश है और नेगेटिव एक्स की तरफ ये आपकी जो है वो ई एक्स है। हम यहाँ पे जानते हैं कि जो वेव फ्रंट है इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है तो वेव फ्रंट इसके एक्सिस परपेंडिकुलर रखा होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट है। इसका मतलब है कि अगर वेव फ्रंट आपका इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है। मीन्स लेफ्ट हैंड रूल से ये देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका वेव फ्रंट है इस तरीके से। तीनों गलियाँ 90 डिग्री पे एक। अब देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 हो जाएगा और हम ये कहेंगे कि जो भी वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे पैरेललोपाइड हमारे पास है कि अगर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड देखेंगे, आई मीन टू से टुवर्ड्स ई एक्स डैश, तो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वेरी करेगी। जबकि नो चेंज, नो चार्ज फेस ऑन वन, ये जो पहला फेज है इस पर कोई चार्ज नहीं है तो गॉस लॉ से ई डॉट डी एस यहाँ 0 हो जाएगा। और देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 और फॉर पैरेललोपाइड दोनों साइड मतलब टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड आपका वेक्टर ई डॉट डी जो है आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो 0 हो जाएगा। ऊपर से हम इस फिनोमिना से कह सकते हैं क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो आपका मोशन जो है वो वेव का किधर होगा? मोशन वेव का देखिए टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगा और ये नेचर ऐसे हो जाएगा। ये नेचर देखिए कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। कैसा नेचर है? ट्रांसवर्स। तो हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसका प्रूफ कभी कभी आता है 2 नंबर में आता है, यू हैव टू ड्रॉ दिस पैरेललोपाइड, यू हैव टू ड्रॉ दिस एक्स वाई जेड एक्सिस एंड शो नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव टू बी लाइक दिस एज शोन इन द फिगर। अब अपने पास तीसरा नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस टॉपिक से हर साल बोर्ड में आपका 2 नंबर का सवाल तो निश्चित आता है।
क्लियर? तो आप लोगों को जो है वो इस टॉपिक में आपको 2 नंबर पाने के लिए आपको यहाँ पे 8 वेव्स के बारे में बताया गया है कि स्पेक्ट्रम में कितनी वेव्स होती हैं। उन वेव्स में सबसे पहली चीज़ उनकी वेवलेंथ क्या होती है, दूसरी चीज़ उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तीसरी चीज़ किस सोर्स से प्रोड्यूस होती है, चौथी चीज़ उनका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो हमारे एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड के इनडायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसे उन्होंने कहा कि बोन के क्रैक के लिए कौन सी वेव चाहिए, तो अगर आपने पढ़ रखा है कि बोन के क्रैक के लिए एक्सरेज है तो आप कहेंगे एक्सरे। अगर आप कहेंगे कि फॉग में आपका अगर फोटोग्राफी करनी है तो कौन सी रेस आपके कैमरे में होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे इंफ्रारेड रेज होंगी, क्योंकि फॉग में फोटोग्राफी के लिए हम लोग इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। इस तरीके से एग्जामिनेशन में, और अभी भी देखिए लेटेस्ट अभी जो आपका सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ है, सप्लीमेंट्री के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन प्रोड्यूस इन प्रोसेस गिवन बिलो एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। देखिए, बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हैवी टारगेट और रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए क्या है, रेडियो एक्टिव डीके के लिए गामा रेज है। आप जानते हैं कि हैवी न्यूक्लियस जब लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है तो गामा रेज प्रोड्यूस होती है। अब बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैवी मेटल टारगेट, अगर कोई मेटल का टारगेट बहुत हैवी है और उसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे तो क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पावर उसकी हाई होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर आपकी जो है वो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एक्सरेज की, उससे कम अल्ट्रावायलेट रेज की होती है, और धीरे धीरे पेनिट्रेटिंग पावर कम होती जाती है। तो आपको हाई पेनिट्रेटिंग पावर के लिए गामा रेज का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि सूरज की जो वेवलेंथ होती है उससे 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर होती है। 4 × 10⁻⁷ वायलेट लाइट के लिए होती है और 8 × 10⁻⁷ रेड लाइट के लिए होती है। इन दोनों के रेड लाइट के बियॉन्ड और वायलेट लाइट से पहले जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम होता है, और वायलेट से पहले वाले को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, और रेड के आगे वाले स्पेक्ट्रम को बोलते हैं इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम। बोर्ड में 1 नंबर में आता है। तो अब आपका आता है टाइप ऑफ, अब एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर वेवलेंथ 6 मीटर है तो 6 मीटर वेवलेंथ आपकी रेडियो वेव्स की होती है। तो जो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती, लंबी होती है। जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपका आता है कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स एंड योर लॉन्ग वेव्स। ये 8 तरीके की वेव्स हैं। इसमें आपका जो है वो एक वेव से कोई भी 2 यूज आएंगे और वो कन्फर्म आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में यूज होते हैं। तो पहली वेव देखिए गामा रेज है, इसकी वेवलेंथ आपको वेवलेंथ दे रखी है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ मीटर, फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻22 to 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। और ये आपका जब न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होता है, हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, तो उस समय जो है वो गामा रेज का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए एक्सरेज आती हैं 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर इसकी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻21 to 10⁻16 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाता है। रेडियो थेरेपी, एक्सरेज का कहाँ यूज होता है, रेडियो थेरेपी में होता है डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स एंड होल्स। आप देखते होंगे जब भी कभी हड्डी टूटती है तो जो डॉक्टर एक्सरे लिखता है, वो एक्सरे में क्या होता है कि एक मशीन होती है जिस मशीन से ये रेज निकलती है और वो इंसान की बॉडी को क्रॉस करती है। जहाँ पे क्रैक होता है उन क्रैक्स पे जो एक्सरे की फिल्म आती है वहाँ पे वो एक हेयर लाइन या ब्रोकन पार्ट दिखाई देता है, जिससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे आपका जो है वो बोन टूटी है। नेक्स्ट आपकी आती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज देखिए ये सूरज के द्वारा प्रोड्यूस होती है और वैक्यूम डिस्चार्ज, जब कोई वैक्यूम में चार्ज कोई डिस्चार्ज होता है तो उससे ये प्रोड्यूस होती है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इनका यूज़ होता है स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा कि बैंक वगैरह में जब आप नोट का डिटेक्शन करते हैं, ये असली नोट है पुरानी नोट है, तो वहाँ पे यूनिट पास करते हैं। जब आप लोग किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने की कोशिश करते हैं या तो उसे कॉइल करें
और जब बॉयल करने का प्रोविज़न नहीं है तो जो जर्म्स हैं वो आपकी यूवी रेज के द्वारा मर जाएंगे। नेक्स्ट आपका है विजिबल रेज। तो विजिबल रेज 10⁻4 × 10⁻7 से 7 × 10⁻7 मीटर होती है। ये इनकी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी है 7 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 मीटर। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? रेडिएशन बाय एक्साइटेड एटम्स। जब कोई एटम एक्साइट होता है तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है और वो एनर्जी रेडिएट करता है। उन्हीं रेडिएशन से ये आपका विजिबल रेज प्रोड्यूस होती है। इनका यूज़ कहाँ होता है? टू रिवील मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रिवील मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये आपकी रेज जो है वो किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। नेक्स्ट आपकी आती है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज में आपका देखिए 8 × 10⁻7 मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर। और ये इसकी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज हो जाती है। और जो हॉट बॉडीज होती हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। एग्जामिनेशन में आता है कि हॉट बॉडी से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है। योर आंसर शुड बी इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड रेज का यूज होता है जहाँ कोहरा होता है, जहाँ धुंध होता है, जहाँ मिस्ट होता है। कोहरा और धुंध के बीच का जो एक मीडियम होता है सर्दियों में, उसे बोलते हैं मिस्ट। उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। उस केसेस में अगर हम लोग फोटोग्राफी करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कैमरा यूज़ करेंगे जिसमें इंफ्रारेड रेज निकल सके। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आपने देखा होगा कि माइक्रोवेव क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वाटर मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्ब करके उसे ड्राई कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को जब एब्जॉर्ब करके ड्राई करेगा तो देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो जाएगी 10⁻³ से 3 × 10⁻1 मीटर। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10⁻6 हर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज। और ये ऑक्सीलेशन ऑफ करंट इन वैक्यूम ट्यूब। जब करंट वैक्यूम ट्यूब में ऑक्सीलेट करेगी उसके ऑक्सीलेशन से क्या होगा कि हमारी माइक्रोवेव प्रोड्यूस होगी। इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा होती है। ये देखिए रडार वायरलेस सिस्टम और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। 2020 में जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि कौन सी ऐसी रेंज है जो रडार वायरलेस कम्युनिकेशन के यूज होती हैं। आपका आंसर होना चाहिए माइक्रोवेव। और दूसरा क्वेश्चन आया था कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टरलाइजेशन से कौन सी वेव होती है। आपका आंसर होना चाहिए अल्ट्रावायलेट। साइमल्टेनियसली उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। अब नेक्स्ट आपका आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होता है? 10⁻1 से 10⁻4 मीटर। देखिए इनकी वेवलेंथ बढ़ गई, इनकी फ्रीक्वेंसी भी देखिए बढ़ गई। और ये इनका प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशंस ऑफ सर्किट। इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशंस में कंडक्टर होता है, आपका जो है इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस होता है। एलसीआर सर्किट में ऑक्सीलेशन होता है। और रेजोनेंस कंडीशन में आपका ओमेगा = √2πLC होता है, जहाँ पर ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये इनका यूज होता है टेलीविजन कम्युनिकेशन में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे टेलीविजन कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। और हम लोग इसको जो है वो अपने जो डिश एंटीना वगैरह लगवाते हैं उसमें इसका अल्ट्रा वाइड हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। लास्ट आपकी लॉन्ग वेव है। लॉन्ग वेव जो है ये वीक रेडिएशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है और इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा नहीं होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि हम इन वेव्स के द्वारा एनर्जी को कहीं ट्रांसफ़र कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। इस तरीके से हमारा ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला लेसन कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग दैट इज़ टुमारो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे। विद दिस थैंक्स टू ऑल।